हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे 1 से 25 तक आरसीसी के गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 25 से आगे 26 से क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, 26 नंबर क्वेश्चन आपका है। 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, फाइनल ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट किसको अफेक्ट करता है। अगर सीमेंट जितना महीन होगा वो किसको इफेक्ट करता है। तो प्यारे बच्चों, आप पढ़े होंगे फाइनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट में आपको ये बताया गया होगा कि जितना सीमेंट महीन होगा उतना क्या होगा, अर्ली सेट होगा, मतलब जल्दी सेट होगा। बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनेस ऑफ सीमेंट क्या करेगा, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ देगा, बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ को अफेक्ट नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा अफेक्ट ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। अफेक्ट ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट। प्यारे बच्चों, पॉइजन रेशियो क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन। प्यारे बच्चों, मान लीजिए कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर बनाए, मान लीजिए इस कंक्रीट में ये रिच मिक्स कंक्रीट से बनाया गया है। रिच मिक्स कंक्रीट में क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका सीमेंट का क्वांटिटी ज्यादा होता है। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इसमें क्या है, ज्यादा है। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट ज्यादा है। अगर हम इसको थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, एक्सियल स्ट्रेन पड़ने से ज्यादा क्या होगा, लैटरल मूवमेंट होगा। इस तरह से मूवमेंट होगा प्यारे बच्चों, इस तरह से मूवमेंट हो जाएगा। तो एक्सियल मूवमेंट से ज्यादा इसमें क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जबकि अगर मान लीजिए अगर लीन मिक्स है तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कम होगा, तो आप बोल सकते हैं कि कोर्स एग्रीगेट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। तो कोर्स एग्रीगेट का अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा ये स्ट्रेंथ डेवलप नहीं करेगा लैटरल डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं कि रिच मिक्स कंक्रीट होगा तो आपका लैटरल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और लैटरल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो पॉइजन रेशियो भी ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं इंक्रीजेज विथ रिचर मिक्स से। सही बात है, अगर रिच मिक्स होगा तो पॉइजन रेशियो इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। क्यों? क्योंकि अब पॉइजन रेशियो बढ़ेगा लैटरल स्ट्रेन बढ़ाने से। अब लैटरल स्ट्रेन कब बढ़ेगा, जब आपका क्वांटिटी ऑफ सीमेंट ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट ज्यादा तो ज्यादा डिस्प्लेस होने का चांसेस होंगे। ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, परसेंटेज ऑफ वॉइड इन ए कंक्रीट मिक्स वुड रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ। तो प्यारे बच्चों, आपको इसको याद रखना होगा कि अगर आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर में 1% भी अगर वॉइड रहता है तो आपके स्ट्रेंथ को 5% रिड्यूस करेगा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर में 1% भी वॉइड होता है तो आपके कंक्रीट के स्ट्रेंथ को 5% रिड्यूस कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5%। नेक्स्ट, द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इन द रेंज ऑफ। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे 29 नंबर 29 नंबर। तो आप लोग पढ़े होंगे फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड। ये आपका हो गया फाइनेस्ट मॉडुलस। तो इसका पढ़े होंगे प्यारे बच्चों 2.2 से 2.6, 2.6 से 2.9 एंड इसका पढ़े होंगे 2.9 से 3.2। ठीक है ना। फाइनेस्ट मॉडुलस होता है ये सैंड का। मगर ये फाइन एग्रीगेट बोला तो फाइन एग्रीगेट करने का मतलब टोटल सैंड का बात कर रहा है, टोटल सैंड। इसमें फाइन सैंड का बात नहीं कर रहा है, इसमें ये मीडियम सैंड का बात नहीं कर रहा है। फाइन एग्रीगेट करने का मतलब है टोटल सैंड। तो टोटल सैंड यहाँ से यहाँ तक होगा तो रेंज क्या हो जाएगा, 2.2 से 3.2, 2.2 से 3.2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 से 3.5। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा 2 से 3.5, 2 से 3.5। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और इसमें सवाल बनता है कि अगर हम कोर्सर सैंड अगर मिला देंगे, अगर हम फाइन सैंड में कोर्सर सैंड मिलाएंगे तो आपका फाइनेस्ट मॉडुलस क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे जैसे पार्टिकल कोर्स होते जा रहा था आपका फाइनेस्ट मॉडुलस बढ़ते जा रहा था। इसका मतलब अगर किसी फाइन सैंड में कोर्सर सैंड मिलाएंगे तो उसका फाइनेस्ट मॉडुलस प्यारे बच्चों बढ़ जाएगा। तो ये आपका था 29, जिसका आंसर था 2 से 3.5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर।
अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मन लगाकर इस गुप्ता एंड गुप्ता के सीरीज को पढ़िए ताकि आपका क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर सके, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील। प्यारे बच्चों, अगर हम WSM का बात करें तो स्टील में और कंक्रीट में, स्टील में लेते थे 1.8 एंड स्टील कंक्रीट में लेते थे 3, जबकि अगर LSM का बात करें तो इस स्टील में लेते थे 1.15 एंड कंक्रीट में लेते थे 1.5। इसका मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट ऑफ स्टील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टील एंड कंक्रीट आर सेम नहीं, स्टील इज लोअर देन दैट ऑफ कंक्रीट। सही बात है, स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू कंक्रीट। तो दूसरा नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों सही है कि स्टील इज लोअर देन दैट ऑफ कंक्रीट। किसके रिस्पेक्ट में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के रिस्पेक्ट में। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू कंक्रीट। आप देख रहे होंगे डाटा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील वुड बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेस। प्यारे बच्चों, आप एक बात याद रखिएगा कि स्टील का जहां भी आप देखिएगा तो FY के टर्म में आप बताते हैं, मतलब स्टील का हमेशा यील्ड स्ट्रेस के टर्म में स्ट्रेंथ को बताया जाता है। याद रखना है कि हमेशा स्टील का स्ट्रेंथ FY के टर्म में बताया जाता है, और FY क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ है। अगर हम कंक्रीट का बात करें तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ हमेशा FCK से बताया जाता है, जो कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। बात समझ में आया। तो हम बोल सकते हैं कि स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्या बोल सकते हैं, स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस पर बताया जाता है, जबकि आपका कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर बताया जाता है। क्यों, क्योंकि स्टील का स्ट्रेंथ जब भी देखिएगा तो FY से डिनोट किया हुआ रहेगा, मतलब यील्ड स्ट्रेस, और कंक्रीट का स्ट्रेंथ जब भी देखिएगा तो FCK से डिनोट करेगा, जो कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। तो हम बोल सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील यील्ड स्ट्रेस पर बेस्ड होता है, जबकि कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर बेस्ड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 4, 1 और 4, मतलब ऑप्शन नंबर B, ठीक है। अब हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। तो प्यारे बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। फॉर ए रेनफोल्ड कंक्रीट सेक्शन शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम। प्यारे बच्चों, हम शियर स्ट्रेस डायग्राम देख चुके हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पाराबोला होता है, जबकि आपका न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रेक्टेंगल होता है। हम शियर में हम बता चुके हैं रेक्टेंगुलर होता है एंड पाराबोला होता है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पाराबोला और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका रेक्टेंगल शेप होता है। तो आप इस फिगर को आप भली भांति आप पढ़े होंगे। तो चलिए हम देखते हैं। फॉर ए रेनफोल्ड कंक्रीट सेक्शन शेप क्या हो जाएगा, पाराबोला एबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C। चलिए अब हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33। तो 33 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डायगोनल टेंशन इन द कंक्रीट। प्यारे बच्चों, डायगोनल टेंशन का हम फिगर बनाए होंगे जब हम शियर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ पढ़ा रहे थे। तो एक शियर का टॉपिक होगा, शियर में हम बनाए होंगे डायगोनल टेंशन। तो प्यारे बच्चों, डायगोनल टेंशन इस प्रकार होता है, ठीक है ना। तो डायगोनल टेंशन आप क्या देख रहे हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर देखिए घटते जा रहा है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे बढ़ते जा रहा है। ये आपका डायगोनल टेंशन है, डायगोनल फेल्योर है, डायगोनल फेल्योर, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या हो रहा है, फेल्योर देखिए घटते जा रहा है, जबकि नीचे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डायगोनल टेंशन इन अ फेल्योर एबव द न्यूट्रल एक्सिस डिक्रीजेज और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेज। तो क्या बोलेंगे, इंक्रीजेज बिलो द, डिक्रीजेज बिलो द, गलत है, इंक्रीजेज बिलो। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर C क्या है, इंक्रीजेज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीजेज एबव द न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन नंबर C, डिक्रीजेज एबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीजेज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन नंबर C। अब हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, देखते हैं प्यारे बच्चों। 34 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बीम फेल्स इन बॉन्ड। प्यारे बच्चों ये बताइए, हम बॉन्ड का फिगर बनाए थे, आप लोग को याद होगा बॉन्ड का फिगर बनाए थे, यही यहाँ पे बॉन्ड लग रहा था, है ना।
तो ये बताइए बॉन्ड कब मजबूत होगा? जितना ज्यादा क्या होगा, पकड़ होगा, उतना ज्यादा बॉन्ड अच्छा होगा। तो पकड़ के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना होगा। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या करें कि पतला पतला इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। तो क्या करें, पतला पतला बार हम मतलब थिनर बार हम यूज करेंगे और ज्यादा नंबर में यूज करेंगे। मान लीजिए इतना मोटा बार यूज नहीं करके अगर हम पतला पतला बार 3 ठो यूज कर दें, इसके जगह पे इतना डायमीटर के जगह पे पतला पतला 3 बार यूज करेंगे, तो देखिए पकड़ बहुत ज्यादा है। इसमें भी पकड़ है, उसके इतना पकड़ लिया है कंक्रीट, नीचे वाले में भी पकड़ है, उसके नीचे वाले में भी पकड़ है, तो इसमें ज्यादा पकड़ हो जाएगा। तो अगर बॉन्डिंग फेल्योर को रोकना है तो आपको पतला बार यूज करना होगा और ज्यादा नंबर में यूज करना पड़ेगा, ताकि बॉन्डिंग का जो सरफेस एरिया होगा वो बढ़ जाएगा। तो लिखिए इफ ए बीम फेल्स इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाय। तो कैसे होगा, यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी 34 का हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। 35 तो प्यारे बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो प्यारे बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। इफ द नॉर्मल नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी एक्सीड द शियर स्ट्रेंथ ऑफ टाउ सी। टाउ वी क्या है, टाउ सी से ज्यादा है। नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट देन टाउ एस क्या होगा, प्यारे बच्चों अगर टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी है तो आपको पता है कि ये केस नंबर कहाँ चला गया, केस नंबर 3 में चला गया। और केस नंबर 3 में क्या होता है कि टाउ वी बराबर होता है टाउ सी प्लस टाउ एस, ठीक है ना, टाउ सी प्लस टाउ एस। तो टाउ एस क्या हो जाएगा, टाउ वी माइनस टाउ सी। अगर टोटल जो शियर स्ट्रेस आ रहा है वो कौन कौन रेसिस्ट करेगा, कंक्रीट और स्टील। तो स्टील का शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, जितना आ रहा है माइनस जितना कंक्रीट रेसिस्ट करेगा। तो इसका आंसर देखिए टाउ वी माइनस टाउ सी। टाउ वी माइनस टाउ सी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 इफ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल एंड न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम इज ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ क्रिटिकल एंड न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल से अगर ज्यादा है तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अगर एक्चुअल कम है तो आपका क्या कहलाता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अगर एक्चुअल बराबर है तो आपका कहलाता है बैलेंस्ड सेक्शन। ये तो आपको पता है, ये सब पॉइंट आपको पता है। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है एक्चुअल एंड न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस देन द बीम इज कॉल्ड ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। इसका आंसर हो जाएगा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। 37 क्या बोल रहा है, द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फोर अच्छा रेक्टेंगुलर सिंगल रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केडी। प्यारे बच्चों बोल रहा है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को केडी से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, केडी से। देन द केप फोर बैलेंस सेक्शन। तो प्यारे बच्चों हमको पता है कि क्या होता था, एम सिग्मा सीबीसी बटे एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी, है ना। तो एक्सी बराबर यही वैल्यू होता है, जिसका मतलब ये क्या है, यही तो के है ना, एम सिग्मा सीबीसी बटे एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी। अगर ऊपर नीचे हम एम सिग्मा सीबीसी से डिवाइड करें तो आपका क्या बचेगा, 1 बटे सिग्मा एस टी बटे एम सिग्मा सीबीसी। अगर हम एम का वैल्यू 280 बटे 3 सिग्मा सीबीसी रख देते हैं तो देखिए क्या बचता है, तो आपका हो जाता है के बराबर 1 बटे 1 प्लस 3 सिग्मा एस टी बटे 280। तो कहीं पे भी सिग्मा सीबीसी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा के डिपेंड्स ओनली ऑन सिग्मा एस टी, के डिपेंड्स ओनली ऑन सिग्मा एस टी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तो के ओनली डिपेंड सिग्मा एस टी मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब हम आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। तो 38 नंबर क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन पढ़िए। इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन इज 140, मतलब सिग्मा एस टी 140 दिया हुआ है, देन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बैलेंस सेक्शन। इसका मतलब क्रिटिकल डेप्थ पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अभी इस फॉर्मूला से भी तो लिख सकते हैं, जो अभी हम इसको क्या किए हैं, आप भी इस फार्मूला को देखे थे। तो एक्सी सिग्मा एस टी के जगह पे रख दीजिए प्यारे बच्चों
140 इंटू 3 है तो 2 ऊपर चल जाएगा, 2/5 0 इंटू डी होगा, डी तो 0.4 डी क्या हो जाएगा आंसर 0.4 डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, मोमेंट, अच्छा, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एज पर IS 456 1978, ठीक है ना। तो यंग्स मॉडुलस कितना होता है प्यारे बच्चों, यंग्स मॉडुलस ई का वैल्यू होता है स्टील का 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं 200 गीगापास्कल। जब आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो प्यारे बच्चों इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कीजिए तो 2 × 10⁻² किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर बचेगा या नहीं, क्यों, क्योंकि 10⁻³ कहाँ चला गया, न्यूटन से किलो न्यूटन को बदलने में, तो आंसर हो जाएगा 200 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका है सी नंबर, 200 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट एट पर IS 456 1978। तो IS 456 1978 मतलब WSM के आधार पर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम जो यूज करते हैं कंक्रीट में वो हम करते हैं M15, याद रखिएगा। WSM के आधार पर M15 और LSM के आधार पर आपका करते हैं 20, कितना करते हैं 20, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, फॉर कंक्रीटिंग ऑफ हैवीली रेनफोर्स्ड सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, विदाउट वाइब्रेशन द वर्केबिलिटी कंक्रीट एक्सपोजिंग कॉम्पैक्टिंग फैक्टर। ये बोल रहा है प्यारे बच्चों कि अगर आपको हैवी वाइब्रेशन चाहिए मतलब फुल्ली कॉम्पैक्शन चाहिए तो आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर क्या होता है, तो आपको पता है हाई वर्केबिलिटी के लिए, वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का वैल्यू 0.92 से ज्यादा होता है, 0.92 से एबव होता है। इस पहलू को तो आपको याद ही होगा या बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। देखिए प्यारे बच्चों 43 में क्या कर रहा है, इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी एडेड। प्यारे बच्चों अगर आप मशीन के द्वारा है मिक्स करते हैं कंक्रीट का तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा आता है विद रिस्पेक्ट टू हैंड मिक्सिंग। तो कितना % एक्स्ट्रा आपको सीमेंट मिलाना पड़ेगा हैंड मिक्सिंग में कि मशीन मिक्सिंग के बराबर स्ट्रेंथ आ जाए, तो याद रखना होगा 10%। अगर आप हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं तो मशीन मिक्सिंग के तुलना में 10% अगर आप ज्यादा सीमेंट मिलाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, सेम स्ट्रेंथ देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट, for wall column and vertical faces of the all structure member the formwork is generally removed after according to IS 456 2000 मतलब LSM के आधार पर क्या बोला है कि जितना भी वर्टिकल मेंबर है उसका फॉर्मवर्क 1 से 2 दिन में निकाल दिया जाता है, मतलब 24 to 48 आवर। वर्टिकल मेंबर कहने का मतलब है कि वॉल का फॉर्मवर्क जैसे कॉलम का फॉर्मवर्क, ठीक है ना, तो जितना भी वर्टिकल फॉर्मवर्क है उसको हम 1 से 2 दिन में निकाल देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 24 to 48 आवर्स। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन का रहा था इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ सैंपल शुड नॉट बी मोर देन। आपको पता है इंडिविजुअल वेरिएशन जो होता है टेस्ट सैंपल का कंक्रीट का वो ±15% होता है, या पढ़े होंगे कंक्रीट में कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, तो इसका आंसर याद रखिएगा ±15% ऑफ द एवरेज वेरिएशन। नेक्स्ट, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द टी बीम। प्यारे बच्चों आपको पता है टी बीम का इफेक्टिव लेंथ हम बता चुके हैं, कितना था, इफेक्टिव बीम बता चुके हैं L0/6 + BW + 6DF। तो इसमें पूछ रहा है प्यारे बच्चों ये जो इफेक्टिव विड्थ है फ्लेंज का टी बीम का, इसमें L0 क्या है, तो L0 हम बताए थे इफेक्टिव लेंथ, क्या बताए थे, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन जीरो मोमेंट पॉइंट, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही L0 होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन जीरो मोमेंट पॉइंट को क्या बोलते हैं, L0 है यहाँ पर। तो L0 क्या हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों, तो L0 का इसका आंसर हो जाएगा आपका देख लीजिएगा जीरो मोमेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 नंबर देखिए प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है 47। तो 47 नंबर क्वेश्चन, तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, फॉर कैंटिलीवर ऑफ इफेक्टिव डेप्थ कितना है 0.5 मीटर। द मैक्सिमम स्पैन टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन।
हमको पता है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई कौन करता है, L/D रेशियो। कौन करता है, L/D रेशियो। तो हमको पता है L/D कितना होता है कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूअस के लिए 26। तो क्वेश्चन में कैंटिलीवर है तो प्यारे बच्चों L कितना हो जाएगा 7D। 7D का वैल्यू 0.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5 मीटर। कितना हो जाएगा 3.5 मीटर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम स्पैन कितना है, L है। स्पैन मतलब लेंथ कितना है, L है। अब हम देखते हैं मिनिमम डेप्थ कितना होना चाहिए, D पूछ रहा है। तो D कैसे निकालेंगे, हमको पता है L/D क्या होता है 20, तो D क्या हो जाएगा L/20। L मतलब 15/20, कितना हो जाएगा, ये मीटर में है तो 15 मीटर बाई 20 मतलब 15,000 कर ले, 15,000 mm। तो इसको काटिए तो 750 mm। 700 डेप्थ कितना होना चाहिए 750 mm, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन तो देखिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस सेशन में। तो 49 नंबर आपका क्वेश्चन है, फॉर ए कंटिन्यूअस स्लैब 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर, 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर, द मिनिमम डेप्थ ऑफ स्लैब क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ये देखिए 2 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब। कैसे ये 2 वे स्लैब है तो देख लीजिएगा 3 लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन लेस देन 2 है तो इसको बोलते हैं 2 वे स्लैब। तो क्या होता है हम बता चुके हैं कंटिन्यूअस स्लैब में कि आपका L/D कितना हो जाएगा कंटिन्यूअस में 40। 2 वे स्लैब होगा और कंटिन्यूअस होगा तो L/D क्या होता है आपका 40 होता है। क्या होता है 40। तो ये पूछ क्या रहा है मैक्सिमम इतना डेप्थ टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो आपका क्या हो जाएगा D बराबर 40 L/40, L/40। अब हमेशा लेंथ जो होता है शॉर्टर स्पैन लिया जाता है, क्यों, क्योंकि शॉर्टर स्पैन एक डिजाइन क्राइटेरिया होता है ये स्लैब में, 1 वे स्लैब हो या 2 वे स्लैब हो हमेशा शॉर्टर स्पैन लेते हैं। तो दोनों में शॉर्टर कौन है 3, तो 3000 mm/40। तो देखिएगा 75 mm आ गया, 75 mm, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 75 mm, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 के पास। क्वेश्चन नंबर 50 का अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। प्यारे बच्चों FCR बराबर 0.7 अंडर रूट FC के। तो हम बोल सकते हैं कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हम ऑप्शन नंबर C देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम 75 क्वेश्चन तक देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।